हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में। और यहाँ पर हम इसकी जो तरंगदैर्ध्य है यानी कि लैम्ब्डा की वैल्यू है उसके लिए भी सूत्र की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले टॉपिक में आपने देखा था कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत होती है। कहने का मतलब है जैसे आपकी जो विकिरणें हैं, जैसे प्रकाश को भी हम एक विकिरण मान रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी जो विकिरणें होती हैं जैसे प्रकाश विकिरण है या प्रकाश किरण है, यह डबल नेचर की होती है। कहने का मतलब है कि इसके पास में तरंग और कण दोनों प्रकार की नेचर रखता है। कहने का मतलब है जो आपके पास में प्रकाश है, इस प्रकाश के पास में क्या है, तरंग प्रकृति भी है और दूसरी क्या है, कण प्रकृति भी है। ठीक है, तो यहां पर प्रकाश क्या है, विकिरण है, एक विकिरण यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और यह उठता है कि जिस प्रकार से प्रकाश किरणें हैं उनके पास में डबल नेचर होती है, क्या उसी प्रकार से क्या जो आपके जो कण होते हैं, जो द्रव्य कण होते हैं, उनके पास में भी क्या डबल नेचर होती है क्या? कहने का मतलब यही है जैसे आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या अन्य कोई द्रव्य जो कण है जिसका द्रव्यमान है, जो द्रव्य कण है, क्या इनके पास में भी क्या ड्यूल नेचर होती है क्या? ठीक है, तो दिखने में आपको ये प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो द्रव्य कण हैं उनके पास में ये वाले नेचर तो है, यानी कि ये पार्टिकल्स के रूप में तो है। क्या ये तरंग रूप में भी विद्यमान होते हैं क्या? ये दिमाग में आया किनके, डी ब्रोगली ने। फिर उन्होंने डी ब्रोगली ने 1924 में इसके बारे में बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश के पास में डबल नेचर होती है उसी प्रकार से सभी जो द्रव्य कण हैं, और ये द्रव्य कण यदि गतिशील अवस्था में हैं, कौन सी अवस्था में, गतिशील अवस्था में हैं, तो ये भी क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि इनसे भी विकिरणें उत्सर्जित हो सकती हैं, यानी कि इनके पास में भी लैम्ब्डा हो सकता है। ठीक है, इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि जो आपके पास में कण होते हैं उनके पास में संवेग होता है, मोमेंटम होता है, संवेग होता है यानी कि पी। इनके पास में द्रव्यमान होता है यानी मास होता है इनमें। और इनके लिए मैंने ये बताया था कि जो विकिरणें होती हैं ये मतलब कि जो तरंग प्रकृति होती है वे वेव्स के रूप में चलती हैं, वेग के रूप में चलती हैं। इनके पास में तरंगदैर्ध्य होता है, इनके पास में क्या होता है, तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है, और फिर मैंने ये बताया कि तरंगों के पास में क्या इतने ही गुण होते हैं या फिर किसी कण के पास में क्या इतने ही गुण होते हैं, तो ये बात गलत है। यानी कि इन कण के पास में ये वाली क्वालिटीज भी होती है और इन तरंगों के पास में ये वाली क्वालिटीज भी होती है कुछ परिस्थितियों में। ठीक है, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कण के पास में ये होता है और विकिरणों के पास में ये होता है, ये पहले की थ्योरी थी। ठीक है, यानी 1900 से पहले की थ्योरी थी, बट आजकल क्या है, इन दोनों को कंबाइन करके हम स्टडी करते हैं। ठीक है, पहले आपने इससे पहले वाले जो टॉपिक में आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण या फोटोन के बारे में आपने पढ़ा था, वहां पर आपने एक सूत्र पढ़ा था कि लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या है, एच अपॉन पी। ठीक है, इस समीकरण का एक भाग है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, तरंग प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है, और इस समीकरण का जो दूसरा भाग है उसमें क्या संवेग है, जहां संवेग होता है उसमें कण जरूर है, उसमें कण जरूर है, यानी कि उसकी कण प्रकृति अवश्य होगी उसकी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो एक ही किसी एक ही वस्तु के लिए यदि हम लगाएं इस चीज को, तो इसमें तरंग प्रकृति भी शो हो रही है और ये P इज इक्वल टू यानी यहाँ पे संवेग आ गया तो इसकी क्या हो रही है, कण प्रकृति भी प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, तब इस बात को ध्यान में रखते हुए डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना दी, एक बात बताई, उस बात का ही क्या नाम है, डी ब्रोगली परिकल्पना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जब कोई भी द्रव्य कण है यदि वो गतिशील अवस्था में है तो उससे क्या होगी, एक तरंग संबद्ध होगी, उससे तरंग उत्सर्जित होगी। जैसे मेरे पास में ये मार्कर है, ये क्या एक द्रव्य कण है, ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, अब यदि इसको मैं गतिशील अवस्था में लेकर आऊं, इसको मैं गति दूं, इसको मैं वेग दूं, तो वेग देने पर क्या होगा, इससे तरंग उत्सर्जित होगी, इससे तरंग संबद्ध होगी। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो यही बात क्या कहलाएगी, डी ब्रोगली परिकल्पना कहलाएगी। फिर मैंने लिख रखा है द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य।
द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य। पहले मैं काम करता हूं, डी ब्रोगली जो परिकल्पना है उसको मैं लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने दे ब्रोगली परिकल्पना लिख दी है। प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डी ब्रोगली परिकल्पना है, कभी भी एक नंबर के एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से प्रकाश की ड्यूल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार से सभी द्रव्य कणों की भी क्या होती है, ड्यूल नेचर होती है, यानी कि वो कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम एक चीज देखने वाले हैं। यदि हमारे पास में कोई एक फोटोन है, हमारे पास में क्या है कि फोटोन है, फोटोन। ठीक है, और फोटोन की यदि आवृत्ति न्यू है, तब उसकी जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा क्या होगी, A इज इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन 1। अब यदि इसी फोटोन के लिए यदि हम या किसी अन्य कण के लिए यदि हम ऊर्जा देखें, यदि आइंस्टाइन के समीकरण से यदि उसका द्रव्यमान m है, तब उसकी ऊर्जा क्या होगी, तो आइंस्टाइन के समीकरण से A इज इक्वल टू क्या होगा, mc²। इक्वेशन डाल दीजिए इसको 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, यानी दोनों के हम बराबर हैं। ठीक है, तो यानी कि mc² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h न्यू। ठीक है, इतना लिखा। यहां पर फिर देखें आप, बट न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्बडा। बट न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्बडा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि mc² इज इक्वल टू h की वैल्यू h है और न्यू की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, c अपॉन लैम्बडा। ठीक है, एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ, mc इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा। बट mc क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग क्या है, संवेग। द्रव्यमान गुणा वेग क्या है, संवेग। अतः संवेग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, संवेग। अतः संवेग P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा। ये लो जी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में ये संवेग की वैल्यू आ गई। यहां पर जो ये जो लैम्बडा है, यहां पर जो लैम्बडा यहां थी, यहां से हम लैम्बडा की वैल्यू याद करें तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन क्या हो गया, P। ठीक है, तो यहां पर जो ये लैम्बडा है, इस लैम्बडा का क्या नाम है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य या द्रव्य तरंगदैर्ध्य भी बोलते हैं, द्रव्य तरंगदैर्ध्य, या इसको डी ब्रोगली समीकरण भी बोलते हैं, डी ब्रोगली समीकरण भी बोलते हैं। किसको, इस लैम्बडा को। अब यदि इसको हम दूसरे रूप में यदि इसको चेंज करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/2 mv²। यदि इस इक्वेशन को मैं m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो गया, 1/2 m² v² अपॉन m। ठीक है, ये mv यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, mv। तो mv क्या होता है, p। mv क्या होता है, p। तो ये mv दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास में, तो k इज इक्वल टू 1/2 p अपॉन p² अपॉन m। ठीक है, इन दोनों को मैं इधर लेके जाऊं तो ये हो गया हमारे पास में p² इज इक्वल टू 2mk। ठीक है, और p इज इक्वल टू क्या हो गया, √2mk। के यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसको आप के ई से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखें, ये जो p की वैल्यू है ना, ये p की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए समीकरण 3 में। ठीक है, तो समीकरण 3 से यदि आपको यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं हम, लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। p की वैल्यू ये हमने ज्ञात कर ली यहां पर, ये तो लैम्बडा इज इक्वल टू √2mke। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप स्टार लगा के याद रखें, क्योंकि आगे वाले जो वीडियो होगा उस वीडियो में इस एक समीकरण से हम 5-6 वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं।
ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है, ऐसे जैसे हम फोटोन की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे तब इस प्रकार की कैलकुलेशन आपने की थी। पी जिसको इसका जो फोटोन का समय क्या था, पी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा। ठीक है, यहाँ आज आपको पी की जगह वैल्यू किसकी ज्ञात करनी थी, लैम्बडा की, यानी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, यानी यहाँ पर क्या है, द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना, द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य, जिसका क्या नाम है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य या द्रव्य तरंगदैर्ध्य या डी ब्रोगली समीकरण, यानी लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात करनी थी इन्हीं दोनों इक्वेशन के आधार पर 1 और 2 के आधार पर। ठीक है, फिर यदि हम इसको कुछ कन्वर्ट करके लिखना चाहें एम की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए आप, ये वाला जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ एक दो बातें और देख लेते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी की वैल्यू क्या होती है, एम वी। ठीक है, जिस द्रव्य कण का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि v का मान ज्यादा होगा तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, कम आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम कुछ एक इक्वेशन करना चाहें, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा। देखें, आपके पास में कोई एक गेंद है और उस गेंद का यदि हम द्रव्यमान मान लें, जो द्रव्यमान है वो हम मान लें कि उसका द्रव्यमान है वह 500 ग्राम है, या फिर 100 ग्राम ही मान लें उसका द्रव्यमान। एक गेंद है, उसका द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है, और उसका जो वेग है v, वो हम मान लें 6.63 मीटर प्रति सेकंड मान लें, 6.63 मीटर प्रति सेकंड मान लें। अब हमें इस गेंद से जो उत्सर्जित होने वाली जो तरंगदैर्ध्य है, यानी जो तरंग है तो उससे क्या होगी, उसकी तरंगदैर्ध्य होगी। यदि उसकी तरंगदैर्ध्य यदि हमें ज्ञात करनी पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, और लैम्बडा इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या होती है, एम वी, एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू आप जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 100 ग्राम। इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, क्या हुआ, 10⁻⁻1, यानी कि m की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻1 इंटू, फिर आपके पास में क्या है, वेग, तो वेग कितना है, ये रहा 6.63, यानी 6.63 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये केजी में है, मीटर पर सेकंड में है, ये वैसे ही जूल इंटू सेकंड में है, तो ये सब ऐसा ही मात्रक पद्धति में सब मान, इससे तो ये कैंसिल हो गया, और इससे यदि एक हाथ और कम कर दें तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, लैम्बडा की वैल्यू आ गई, ये आ गई 1 इंटू 10⁻, ये इससे कैंसिल हो गई तो -33 मीटर। ठीक है, तो अब ये जो तरंगदैर्ध्य है ये यानी कि 10 की घात -33 मीटर, 33 मीटर, तो ये जो लैम्बडा की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। इसका हम आजकल यानी मॉडर्न जमाने में इसका हम मापन नहीं कर सकते, हमारे पास में इतनी मतलब इस प्रकार की तरंगदैर्ध्य को मेजरमेंट करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी उपकरण नहीं है। क्या है, कोई भी उपकरण नहीं है। अब यदि हम देखें, जैसे परमाणु का आकार हम मान रहे थे 10 की घात -10 मीटर कोटि का होता है, इसकी नाभिक होती है, उसकी त्रिज्या कितनी में 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है, तो इसकी कोटि कितनी, 10 की घात -33 कोटि है। तो इतनी छोटी तरंगदैर्ध्य का मेजरमेंट करना या इसका हमें प्रेक्षित कर पाना, इसके इस तरंगदैर्ध्य का हमारे लिए आसान बात नहीं है। तो जो हमारे जो दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में जितने भी मान लीजिए कि गाड़ी जा रही है या हम कोई पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, या और कोई जो चीज जो मतलब कि गतिशील अवस्था में है, उन सब का जो द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण इनका जो लैम्बडा है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अतः इस चीज को हम प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं, डेली लाइफ में हम इस चीज को प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं कि मैंने ये मार्कर चलाया, इससे जो तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित हो रही है, इसका जो तरंगदैर्ध्य है, ठीक है, उसका वैल्यू हम वैल्यू को प्रेक्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, उसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, इतने हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है फिलहाल
वो 10⁻⁹ मीटर कोटि तक की जो है तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ वगैरह उनको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। बट 10⁻⁻15 मीटर कोटि इसके आसपास की रेंज है तो भी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट 10⁻−33 चली जाए तो इतनी छोटी संख्या को हम अभी तक कैलकुलेट करने में सक्षम नहीं हुए हैं। तो यही कारण है कि जैसे कोई मान लीजिए पत्थर जा रहा है या गोली जा रही है या हम कोई चीज फेंक रहे हैं इधर उधर, मान लीजिए कोई गतिशील अवस्था में है, तो उससे जो तरंग उत्सर्जित होती है, उससे जो उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है उसको हम आसानी से प्रेक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पढ़ना क्या है वो सुन लीजिए। डी ब्रोगली ने क्या कहा, जिस प्रकार से प्रकाश के पास में ड्यूल नेचर है, उसी प्रकार से जो आपके पास में जितने भी कण हैं, मार्कर है, पेन है, जो भी है, जितने भी आपको कण दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी क्या होगी, ड्यूल नेचर होगी। ठीक है, इसके पास में कण प्रकृति, तो कण प्रकृति का मतलब क्या, इसके पास में द्रव्यमान है, ये हमें दिखाई दे रही है कण का रूप में। ठीक है, क्या इससे तरंग भी निकल सकती है, क्या इससे क्या तरंग भी उत्सर्जित हो सकती है क्या? ठीक है, इसके बारे में हमें पता नहीं था। बट डी ब्रोगली ने क्या कहा कि ये ऐसा करती है ना कि इससे तरंग उत्सर्जित होती है। तब हमने ये लिख रखा है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है। क्या होती है? उससे तरंग उत्सर्जित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, फिर आपको इस लैम्ब्डा की वैल्यू याद करनी है। एक तो लैम्ब्डा की वैल्यू ये आपको याद रखना है, और ये मैंने एक बताया था, ये आपको लैम्ब्डा की वैल्यू एक और ये याद रखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और इसके आगे वाला वीडियो होगा वह लैम्ब्डा से संबंधित होगा, यानी कि विभिन्न द्रव्य कणों से संबंधित जो तरंगदैर्ध्य हैं उनकी हम कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि लैम्ब्डा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, लैम्ब्डा प्रोटॉन के लिए क्या होगा, ठीक है, अल्फा कण के लिए क्या होगा, न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, इत्यादि बातों की हम जानकारी लेंगे आगे वाले वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वैसे आप वीडियोज को लाइक तो करते ही हो, यदि आप रेगुलर देख रहे हो तो उसमें करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।